वेरी गुड मॉर्निंग। आज 1857 क्रांति पर यह क्लास है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम के नाम से भी इसको जानते हैं, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया। अमूमन हम देखते हैं ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस सेक्शन है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, तो इंडियन हिस्ट्री जहां पे भी है, अमूमन हम ये देखते हैं कि 57 क्रांति से प्रश्न पूछा जाता है। सीजीपीएससी में तो खासकर आपका 57 क्रांति से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये प्री में भी और मेंस में भी। तो ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का जो क्लास होगा, इसके बाद 57 की क्रांति से यदि प्रश्न पूछा जाएगा, यदि एग्जाम में आएगा, तो वहां से प्रश्न आपसे लगेंगे, वो प्रश्न आपसे लगेंगे प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो शुरू कर रहा हूं मैं 57 की क्रांति को। संतावन क्रांति, देखिए 57 की क्रांति अभी हम देखेंगे, इसको सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया। कई इतिहासकार इसको सैन्य विद्रोह कहे हैं, सैन्य विद्रोह। लेकिन इस क्रांति में 1857 सैनिकों का विद्रोह तो और भी पहले हो चुका है, फिर ये इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया 57 क्रांति जो है। कई ऐसे नाम यहां पे पढ़ने और सुनने मिलते हैं जो सैनिक नहीं थे। कई नाम ऐसे आपको सुनने मिलेंगे। भारतीय राजवंश, जो भारत के प्रमुख राज्य, कुछ राजवंश ऐसे थे जहां के शासकों के द्वारा 57 क्रांति की लड़ाई लड़ी गई थी, चाहे वो तात्या टोपे हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, बेगम हजरत महल हो, नाना साहब हो, ये जितने भी आप सुनते हैं, ये सब 57 क्रांति को लड़े हैं। तो ये शुरुआत तो किसके द्वारा किया गया था? सैनिकों के द्वारा। फिर ये सब क्यों लड़े? ये सब क्यों लड़े? मतलब क्रांति का स्वरूप सही मायने में देखा जाए, इतनी बड़ी क्रांति थी कि इस क्रांति को यदि आप देखें तो 1857 क्रांति भारत वर्सेस ब्रिटेन था। ये क्या था? भारत वर्सेस ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब उस समय कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत वर्सेस ब्रिटेन था ना क्या आपका 57 क्रांति? भारत वर्सेस ब्रिटेन। तो क्या यह क्रांति एकाएक इतना बड़ा रूप ले लिया था उस समय, कि और भी इसके पीछे कुछ कारण था? क्रांति है ना, विद्रोह है ये, तो कारण तो होगा। एक तो सबसे पहला चीज, ये कब हुआ, इसका कारण क्या था? कारण क्या था? तो जितने भी कारण हैं, जितने भी कॉजेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कॉज हो, राजनीतिक पहलू, राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, और एक तो आपका दिख रहा है सैन्य कारण। जितने भी कारण हैं, इन सभी को मैं एक ही फ्रेम में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, कारणों को। क्योंकि तात्कालिक कारण जो आप सुने हैं, थोड़ा तो सुने हैं, तात्कालिक कारण जो था वो क्या था? आपका चर्बी वाला कारतूस, वो तात्कालिक कारण बना। लेकिन क्रांति का जो स्वरूप था, जितना बड़ा ये रूप लिया, उसके पीछे एक कारण नहीं थे। इसीलिए सारे पहलुओं को, सारे कारणों को समझना होगा, राजनीतिक को भी, प्रशासनिक को भी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सभी कारणों को समझेंगे। तो एक क्या पकड़ना है आपका? कारण। कारण के बाद में इतिहास की यही खासियत है कि लिखा हुआ है, हमको सब कुछ पता है। कारण
के बाद में यह विद्रोह जो था, यह क्रांति जो थी, यह असफल हुई थी, हम हारे थे। इसलिए हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसके असफलता के क्या कारण थे। असफलता के कारण एक ये बिंदु होगा, असफलता के कारण। फिर उसके बाद असफलता के कारण के बाद में फिर हम जानेंगे परिणाम को। किसको जानेंगे? परिणाम। परिणाम, इसके क्या के परिणाम निकले, और उसके बाद हम जानेंगे स्वरूप। इतिहासकार जो हैं अपना अपना मत दिए हैं कि क्रांति का स्वरूप कैसा था। सारे पहलुओं पर मतलब कंप्लीट डिस्कशन होगा ना 1857 क्रांति के ऊपर। तो देखिए 57 की क्रांति जो है उसके लिए थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करिएगा। 1857 से थोड़ा पहले हमको आना होगा, तो 57 से पहले यदि आओगे तो 1848 48, 1848 से लेकर के 1856, 48 से क्या आपका 56। थोड़ा और पीछे आए, देखिएगा ना, पहले आप माइलस्टोन पकड़िएगा, मील का पत्थर जो माइलस्टोन को पकड़ेंगे तभी 1857 क्रांति पकड़ में आएगा। अच्छा, इसका दूरगामी परिणाम है ना, 57 क्रांति में हमें ऐसा लग रहा था, पूरे हिंदुस्तान को ऐसा लग रहा था कि हमें आजादी मिलेगी, लेकिन आजादी 57 में नहीं मिल पाई। हमको फिर 90 साल लगे ना हमें आजादी पाने में। 1947 हम आजादी पाए। तो इसका जो दूरगामी परिणाम है उसको तक चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, एक पकड़ना है कि आपका 1857, मेरे साथ याद भी करना है, समझना भी है। फिर क्या आपका 48 से 56, 48 से 56 के पहले थोड़ा आओ, और पहले ना, तो आपका 1798, 1798 से लेकर के 1805, 1798 से लेकर के 1805, उससे और पहले आओ 1798 से 1805 के पहले, तो आपका 1764, 1764, 1764 के पहले आपका 1757, 1757। अंग्रेज इतनी बड़ी लड़ाई एकाएक तो लड़ाई नहीं है, कुछ तो उनका बेस बना रहा होगा, पृष्ठभूमि तैयार हुई रही होगी, तो वो सारे पहलुओं को देखेंगे ना। 1764, 1757, उसके पहले यदि आओ 1757 के पहले, तो 57 के पहले कब? जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों का आगमन ना, जब यूरोपीय कंपनी आई तो उसमें से एक अंग्रेजी कंपनी भी थी, ब्रिटिशर्स कंपनी। तो देखिए अंग्रेजों का आगमन, फिर आपका 1757, 1764, 1798 से 1805, 1848 से 1856 और 57। 1848 से 1856 ये आपका लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी। इसी के ना, ये डलहौजी का जो काम था, यह भी एक कारण बनाना 57 क्रांति का भी देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था हड़प नीति। क्या लाया गया था? हड़प नीति। अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1798 से 1805 ये आपका लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली। इसके द्वारा लाया गया था सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। 1764 ये आपका बक्सर का युद्ध है, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध ना, बैटल ऑफ बक्सर। 1757 ये प्लासी का युद्ध है, किसका? प्लासी का, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और अंग्रेजों का आगमन जब हुआ, अंग्रेजों का आगमन ना, देखिएगा अंग्रेज जो है अपनी नींव जो रखे वो हम देखेंगे, और हम जान भी रहे हैं कि वो कहां से रखे, प्लासी के युद्ध से। लेकिन देखिएगा क्यों रख पाए, क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों हो गया, 1857 क्रांति क्यों हुआ, और इसका दूरगामी परिणाम भी हम चर्चा करेंगे ना। 1857 के बाद यदि देखोगे तो
तो इसी कड़ी में हमें जाना पड़ेगा 1885 में। मैं कंप्लीट एक ओवरव्यू दे रहा हूं ना, समझ आ जाएगा। 1885 के बाद यदि देखोगे तो 1920 के बाद में 1930 के बाद में 1940 के बाद में 42 के बाद 46 और 46 के बाद क्या आपका 47 आजादी कब है आपका 47 में है, देखिएगा। एकदम पहले यदि चलो, अभी प्लासी की भी बात नहीं कर रहा ना, समझिएगा ना, मैं सारे कारणों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा कारणों को। यह आपका 57 के पहले अंग्रेजों का आगमन, और जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो अंग्रेज जब थे ना, जब आए उस समय भारत में किसका शासन था? मुगलों का था। किनका था? मुगलों का। और आप जान रहे हो कि भारत की आत्मा जो है, भारत की आत्मा तब भी और अब भी भारत की आत्मा ये कहां पे निवास करती है? गांव में। कहां पे? गांव में। और ये गांव जो थे, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो जो ये गांव थे, ये गांव आत्मनिर्भर थे। क्या थे? आत्मनिर्भर। ये मोदी जी वाला ना जो अभी बोल रहे ना, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। एक समय था जब भारत आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर था ना, भारत के जितने भी गांव थे, समझिएगा ना, भारत के जितने भी गांव थे वो क्या थे? आत्मनिर्भर थे। लेकिन अंग्रेज क्यों आए थे? अंग्रेज जो थे वो तो व्यापार करने आए थे। क्या करने आए थे? व्यापार, ट्रेड ना, ट्रेड, व्यापार करने आए थे, समझिएगा। व्यापार करने आए, अंग्रेज व्यापार करने आए, लेकिन कहां व्यापार करें? कहां पे व्यापार करेंगे? वो क्या देख रहे हैं कि जो भारत है, वो भारत तो पूरा का पूरा जो है वो कहां पे है? गांव में है। और वो गांव क्या है? आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या? देखिएगा ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, गांव में एक तो क्या आपका एग्रीकल्चर, कृषि, और कृषि के बाद में क्या है आपका? कुटीर उद्योग। क्या? कुटीर उद्योग। अंग्रेज घूम रहे हैं, समझिएगा क्यों समझाने बोल रहा हूं। अंग्रेज जा रहे हैं, देख रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। जाते हैं तो देखते हैं ना कि गांव वालों को कोई मतलब नहीं कौन आया क्या है, प्रदर्शनी टाइप का ना, अंग्रेज को देख रहे हैं तो सामान यदि लेके भी जा रहे हैं तो बिके ना। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं था। वो तो सेल्फ डिपेंडेंट थे, आत्मनिर्भर थे। वो उनकी जो भी आवश्यकताओं की चीजें थी, जो भी जरूरत की चीजें थी, वो सब कुछ वो खुद पूरा कर ले रहे थे, उनको जरूरत ही नहीं था। अंग्रेज टेंशन में आ गए थे, तो कहीं से कुछ भाव ही नहीं मिल रहा है, ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, इनको हमारे सामान की आवश्यकता ही नहीं है, कैसे करें? कौन बोल रहे हैं? अंग्रेज स्ट्रगल कर रहे थे ना। कौन? अंग्रेज व्यापार करने आए थे, लेकिन ये तो गांव आत्मनिर्भर थे। तो अंग्रेज बुद्धि लगाए, सोचे कि क्या करें, हम तो व्यापार करने आ रहे, क्योंकि देखिएगा ना, अंग्रेजों का उपनिवेश था भारत। उपनिवेश, उपनिवेश, समझिएगा, बड़ा वर्ड है ये, उपनिवेशवाद, उपनिवेश। कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म जो है उपनिवेशवाद, अंग्रेजों का उपनिवेशवाद ना, उपनिवेश था ना क्या आपका? भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। और जो कोई एक बड़ी शक्ति, जो आर्थिक शक्ति है, जब किसी दूसरे राज्य में जब उसका उपनिवेश होता है तो उपनिवेश केवल एक ही उद्देश्य से किया जाता है, वो होता है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ चाहे जैसे भी हो, लेकिन आर्थिक लाभ ही उसका उद्देश्य है ना। एकमात्र पहला और अंतिम उद्देश्य ही क्या है आपका? आर्थिक लाभ। ये लोग तो आए थे व्यापार करने, यहां तो क्या है? आत्मनिर्भर है। सोचते हैं कि जब तक इनको हम डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, हमारे ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, निर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग यहां पे सरवाइव नहीं कर सकते। कौन सोचते हैं? अंग्रेज। इसीलिए ना, जब ये चीज सोच लेते हैं अंग्रेज, तो कृषि और कुटीर उद्योग दोनों को टारगेट करेंगे। कृषि को और किसको? कुटीर उद्योग को। कृषि और कुटीर उद्योग दोनों को टारगेट करेंगे ना।
यदि आप देखो तो यहां से इनके आगमन से लेकर के यहां तक 57 क्रांति जो दिख रहा है, इतना ज्यादा शोषण हुआ है किसानों का, भारत की जनता का, जिसकी कोई सीमा नहीं है ना। उपनिवेश है, समझिएगा, उपनिवेश का मतलब मैं क्या बोला, आर्थिक लाभ। तो आर्थिक लाभ कैसे भाई? जो हमारा देश है, यहां पे जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, वो किसके लिए? हमारे लिए है ना। उसका लाभ किसे मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए। उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। और उसका लाभ कौन ले रहा है? अंग्रेज ले रहे हैं। जो हमारे लिए होना चाहिए उसका लाभ कोई और ले। जब उसका लाभ कोई और लेगा तो उस संसाधन से वंचित कौन होगा? हम होंगे ना, मैं होऊंगा। उस समय के लोग हो रहे थे, संसाधन से वंचित हो रहे थे। मतलब क्या? उसका लाभ कोई और ले जा रहा है तो हम तो शोषित हो रहे हैं, हमारे हिस्से का लेके जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया, भारत के विदेश मंत्री के द्वारा, एस जयशंकर जी के द्वारा कहा गया कि अंग्रेजों के द्वारा भारत से, अभी वर्तमान की स्थिति में यदि उसका आकलन लगाया जाए तो अंग्रेजों के द्वारा भारत से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो अभी 15 ट्रिलियन के बराबर होता ना, जो अभी समझिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हम अभी अब फाइट कर रहे हैं, 5 के लिए 15 ट्रिलियन के बराबर की संपत्ति अंग्रेज भारत से लूट के ले गए ना। यह स्थिति है, उस समय स्थिति थी। जो आत्मनिर्भर गांव थे उनको निर्भर बनाया गया। कैसे बनाया गया? तो कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शलाइजेशन किया गया। इतना ज्यादा टैक्स लगा दो, यहां आते आते इस स्थिति में 57 क्रांति की स्थिति यह थी। ये जो मैं बता रहा हूं ना, यही आर्थिक कारण होगा। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेस ना। आर्थिक कारण में पहला यह कि कृषि का वाणिज्यिकीकरण ना, कमर्शलाइजेशन। स्थिति यह हो गई थी कि जो रैयतवाड़ी जो क्षेत्र था, रैयतवाड़ी के जो किसान थे, देखिए भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी के किसानों की स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई थी। पैथेटिक, वेरी पैथेटिक ना। मतलब किसान अपनी ही भूमि पे टैक्स इतना लगा दिया जा रहा है कि अपने आय का आधे से ज्यादा तो वो दे रहा है किनको? अंग्रेजों को। तो अपना पेट कैसे चलाएगा? अपने बच्चों को कैसे पालेगा? तो साहूकार से जाकर के, सेठ साहूकार से जाकर के वो कर्ज लेगा और ऋण जाल में फंसता जाएगा। जब फंसेगा ऋण जाल में, मतलब कर्ज के लिए भी कर्ज के ब्याज के लिए भी यदि कर्ज लेना पड़े तो वो क्या है? ऋण जाल है। क्लियर है ना? ऋण जाल में फंसेगा, आत्महत्या करेगा। तो ये किसानों की स्थिति हो गई थी। खाद्यान्न जो है पूरा का पूरा बाहर जा रहा है, यहां कुछ बच नहीं रहा है। अकाल यदि आए तो भुखमरी, गरीबी, यह मनमाने व्याप्त था ना। मतलब कृषि की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। पूरा का पूरा जो रॉ मटेरियल है कुटीर उद्योगों का, वो पूरा बाहर जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, और वहां से माल तैयार होकर के कहां आ रहा है? भारत आ रहा है। तो कम कीमत की चीजों को ज्यादा में खरीदने के लिए मजबूर करना ही अंग्रेजों का दिमाग था। तो कुल मिलाकर के आर्थिक जो स्थिति थी, कृषि और कुटीर उद्योगों का बंद होना, उद्योग धंधे बंद होना, चरमरा गई थी स्थिति। और डलहौजी के समय में दो पकड़ में आ रहा ना, एक बोला कि आपका कृषि, दूसरा क्या बोला मैं? आपका उद्योग। ये दोनों प्रभावित थे। तीसरा उदाहरण के तौर पे यदि देखें तो रिसेंट में ही डलहौजी के समय में बंबई में, उस समय का बंबई ना, बंबई में इनामी आयोग के द्वारा 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया गया था। 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई थी ना, किसके द्वारा? इनामी आयोग के द्वारा। तो जागीरदारी यदि जब्त होगा तो उन जागीरों में अराजकता तो आएगा। यह सब आर्थिक कारण था ना। आर्थिक कारण किसका? 57 क्रांति। तो कारण में एक क्या आपका? आर्थिक। यह स्थिति बन चुकी थी। जो आत्मनिर्भर थे वो क्या हो गए थे? निर्भर हो गए थे। यह क्या था आपका? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के बाद में देखिएगा,
ये वाला पॉइंट जो है ना, ये क्या है, आपका आर्थिक कारण है। ये जो पूरा चला, समझ में आ रहा है। अब यदि आप देखो, इनको कॉन्फिडेंस, इतनी बड़ी लड़ाई तो ये लड़ेंगे नहीं ना अचानक एकाएक। 57 की क्रांति, सॉरी 57 का प्लासी का युद्ध, 57 का प्लासी का जो बैटल है, 57 प्लासी का जो युद्ध है, यह प्लासी का युद्ध अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया था, अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। यह बंगाल वर्सेस अंग्रेज था ना, प्लासी जो था, क्लियर है। आप यदि थोड़ा पीछे जाओगे तो बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति फर्रुखसियर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? फर्रुखसियर, मुगल शासक था फर्रुखसियर, जिसके द्वारा बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की छूट ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। व्यापार करने गई, लेकिन व्यापार के अलावा और भी कुछ चीज कर रही थी वो। मतलब फर्रुखसियर के द्वारा, यदि सामान्य शब्दों में समझाना चाहूं तो फर्रुखसियर के द्वारा एक पावती दिया गया था, एक सर्टिफिकेट, कि जाओ कर मुक्त व्यापार कर लो। कहां पे? बंगाल में। वो जो सर्टिफिकेट दिया गया था ना, उसका मिसयूज हो रहा था। क्या हो रहा था? मिसयूज हो रहा था। क्लियर है। एक टिकट पे 10 लोग पिक्चर नहीं देख सकते, समझ में आ रहा है ना। एक टिकट पे, पुराने टिकट पे रोज रोज मूवी नहीं देख सकते। एक जन के लिए यदि मान लीजिए टोल का कार्ड बना है, टोल नाका के लिए, तो उसमें हर जन उसको यूज नहीं कर सकता। क्लियर है। तो जो परमिट जारी किया गया था ना कर मुक्त व्यापार का, उसका मिसयूज हो रहा था। कहां पे? बंगाल में। बंगाल का नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे। कौन थे? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज हुआ था। सिराजुद्दौला के जो साथ वाले थे वो धोखाधड़ी किए ना, किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ, विश्वासघात किए और जाकर के अंग्रेजों से मिल गए। वो विश्वासघात का युद्ध था, लेकिन उस युद्ध को जीते थे कौन? अंग्रेज। बंगाल में, बंगाल प्रांत में उसको जीते सिराजुद्दौला हारे। और उस युद्ध को जीतने, भले वो विश्वासघात से जीते थे, लेकिन उस युद्ध को जीतने के बाद से ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था। कहां से? प्लासी से। कुछ समय के बाद में बक्सर का युद्ध हुआ 1764। 1764 में बक्सर है। क्लियर है। 1764 क्या है? बक्सर है। तो प्लासी के युद्ध से कॉन्फिडेंस बढ़ा, विश्वासघात से जीते। लेकिन बक्सर का युद्ध जो था, जो कि 3-3 लोग मिले थे ना, और मिल करके भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाए थे। क्लियर है। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, शाह आलम द्वितीय के साथ में अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला के साथ में आपका बंगाल का मीर कासिम, तीनों मिलकर के लड़े थे, लेकिन नहीं जीत पाए थे। जब बक्सर को जीते अंग्रेज, तो समझ गए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 57 में कॉन्फिडेंस बढ़ा, 64 में और बढ़ा, क्योंकि 65 जो था 1765, यह इलाहाबाद की संधि थी। उधर अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 57 क्रांति की पृष्ठभूमि जो है यहीं से तैयार हो चुकी थी। कहां से? प्लासी और बक्सर से। 65 में तो इलाहाबाद की संधि और क्लियर कर दिया था। समझ रहे बात को? बंगाल, बिहार, उड़ीसा कर मुक्त व्यापार किनका? अंग्रेजों का। पहले एक जगह पे व्यापार करने गए, फिर उसको कब्जा किए, फिर उस जगह से पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किए। ये कूटनीति थी ना, ये चालाकी चले हैं कौन? अंग्रेज। तो ये पूरा बेस बनाया ना। आर्थिक कारण क्लियर हुआ होगा, पृष्ठभूमि समझ में आया होगा। देखिएगा, 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। कुछ राज्यों पे सहायक संधि थोपा गया वेलेजली के द्वारा, और ये सहायक संधि जो था, ये इनके लिए और आसान बनाया। किनके लिए? लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि ये था कि, हालांकि मैं बता चुका हूं, लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी, सब्सिडरी लाइंस, ये कुछ राज्यों को जिनके ऊपर सहायक संधि थोपा गया, उन राज्यों को अंग्रेजी सेना की टुकड़ी अपने अपने राज्यों में रखना था। अंग्रेजी सेना की टुकड़ी अपने राज्यों में रखना था ना। तो यदि वो राज्य अंग्रेजी सेना की टुकड़ी यदि अपने राज्य में रखेंगे, तो समझिए आप, यदि समझाने के लिए बोलूं तो यदि राजा सोया है, उसके पीछे 2 सैनिक अंग्रेजी सैनिक खड़े हैं। यदि राजा जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, टॉयलेट जा रहा है, उसके साथ 2 जन सैनिक जा रहे हैं।
मतलब उस राज्य का भेद लेने के लिए, उस राज्य का भेद ना, सहायक संधि थोप दिया गया था किसके द्वारा? विलेजली। कब? 1798 से 1805। 1848 1856, देखिए ये दोनों ही राजनीतिक कारण बनेगा। क्या बनेगा? राजनीतिक कारण। क्लियर है ना? राजनीतिक कारण बनेगा ना। विलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की क्या? हड़प नीति। ये साम्राज्यवादी शासक था डलहौजी, साम्राज्यवादी शासक। लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी शासक था। इसका ऐसा था, जितना ज्यादा हो सके एक्सपांशन करूं ना, जितने ज्यादा राज्यों को अपने शासन मिला सकूं, मतलब ब्रिटिश शासन मिला सकूं, सब काम करूंगा। इस उद्देश्य से आया था कौन? डलहौजी। ये क्या किया? 1848 में ये हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, ये लेकर के आया। कौन? डलहौजी। इस कानून के तहत, इस नीति के तहत यह था कि ऐसे राज्य जिनका अपना कोई उत्तराधिकारी ना हो, मतलब मान लीजिए कोई शासक है, उसका कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र ना, स्वयं का उसका कोई पुत्र नहीं है, तो वो शासक, वो राजा किसी को गोद नहीं ले सकता, किसी को गोद नहीं ले सकता। वो गोद नहीं ले सकता। पहले यह प्रथा चल रहा था, गोद लेते थे और अपना उत्तराधिकारी बैठाते थे। जैसे झांसी, गंगाधर राव, रानी लक्ष्मीबाई। गंगाधर राव का कोई पुत्र नहीं था, तो दामोदर राव को गोद लिया गया। दामोदर राव को गोद लिया गया तो दामोदर राव को डलहौजी मानने से इंकार कर दिया कि नहीं, आप इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते, गोद प्रथा निषेध कानून। और उस राज्य का विलय कराओ किसमें? ब्रिटिश शासन में। यह स्ट्रेटजी लेकर के चला ना कौन? डलहौजी। यही मेन कारण बनाना, सबसे बड़ा कारण यही था। कौन? डलहौजी। 57 क्रांति का। तो झांसी की रानी क्या बोली? लक्ष्मीबाई, कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। किनको बोली? अंग्रेजों को। तो देखिएगा, डलहौजी का यह था कि जिसका कोई उत्तराधिकारी, जिसका कोई अपना खुद का पुत्र नहीं है, वो उत्तराधिकारी अपना किसी को गोद नहीं ले सकता। इसमें वो क्या किया? डलहौजी जो है वो हड़प नीति के तहत 1848 में 1848 में सबसे पहले हड़प नीति के तहत महाराष्ट्र में है अभी वर्तमान में सतारा का सबसे पहले विलय कर दिया ना किसमें? ब्रिटिश शासन में। उस राज्य को मिला दिया ब्रिटिश शासन में। कब? 48 में। 1850 में देखिएगा, 50 में जैतपुर और संबलपुर, इन दोनों राज्यों का विलय किया। कौन? डलहौजी। 1852 ये उदयपुर है। क्या है? उदयपुर। 1853 ये झांसी है। क्या है? झांसी। झांसी है। 1854 ये मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ाता हूं। 54 में क्या है? आपका नागपुर है। क्या है? नागपुर। और उसको चाहिए था अवध। डलहौजी को क्या चाहिए था? अवध। हां, वही अवध जो सबसे बड़ा ब्रिटिश शासन का समर्थक था ना। अंग्रेजों का साथ सबसे ज्यादा कौन दिया? अवध दिया। उस अवध के ऊपर अब उसका तो उत्तराधिकारी था बिरजिस कादर। बिरजिस कादिर था, उत्तराधिकारी था वाजिद अली शाह का। अवध का नवाब कौन? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का उत्तराधिकारी था बिरजिस कादर। लेकिन उसके ऊपर कुशासन का या कुप्रशासन का, कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में अवध का विलय भी कर दिया। किसका विलय कर दिया? अवध का। 56 में अवध का विलय ना। देखिए, यहां से प्रश्न पूछता है
कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य का विलय ब्रिटिश शासन में हुआ, तो किसका विलय हुआ? सतारा का। हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका? तो लॉर्ड डलहौजी का। सबसे अंतिम में किसका विलय? तो देखिएगा किसका? अवध का। कुप्रशासन कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय 56 में। अच्छा यह भी ध्यान रखिएगा 57 क्रांति जो हुई उसमें सर्वाधिक सैनिक किस राज्य के थे? तो यह भी प्रश्न पूछता है ना। सर्वाधिक सैनिक कहीं और के नहीं, कहां के थे? अवध के थे। कहां के थे? अवध के। क्लियर है? अब ये सब राज्यों को तो विलय करा ही दिया था कौन? डलहौजी। और बड़ा चीज किया ना, क्या? जैसे ही बैठा गद्दी में आया डलहौजी, जब भारत गवर्नर जनरल बना, तो गवर्नर जनरल बनते ही जो मुगल शासक था, सम्राट था, बादशाह था, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जफर ना, जफर उसका उपनाम क्या था? जफर। बहादुर शाह द्वितीय जफर को कहता है कि क्या अब तो इतना हो गया है, मुगलों का शासन हो गया, जितना तुमको करना था शासन कर लियो हो, ये अपने नाम का सिक्का विक्का जो चला रहे हो ना, इसको बंद करो। कौन बोलता है? डलहौजी। सिक्का बंद। और ये क्या यार, कुछ है नहीं, बादशाह वादशाह लिख रहे हो। बादशाह है बहादुर शाह जफर। देखो 57 क्रांति को मिर्जा गालिब पूरा अपने आंखों से देखे ना, तो बादशाह लिख रहे हो, बादशाह का टाइटल हटा दिया। कौन? डलहौजी। बादशाह का टाइटल, सिक्का बंद, बोलते महल छोड़, और महल छोड़ करके कुतुब मीनार के पास जाके रहे। तो सम्राट जो मुगल शासक है, सम्राट है, उसको ना टारगेट करके कौन? डलहौजी यह बोल दिया कि आपका पेंशन बंद। दत्तक पुत्र प्रथा जो चल रहा था, गोद प्रथा निषेध कानून, पता चला कि बाजीराव द्वितीय पेशवा जो थे उनका दत्तक पुत्र ना धोधू पंत। धोधू पंत मतलब कौन? नाना साहेब। नाना साहेब का भी पेंशन बंद, क्योंकि उनको वो गोद लिए थे। तो सभी लोगों का पेंशन बंद। साम्राज्यवादी शासक था, बहुत जल्दी एक्सपांड करना चाह रहा था। कौन? डलहौजी। अब समझिएगा, कोई अपने घर में रह रहा है, आप अपने घर में रह रहे हो, अचानक कोई आग बोल दे, चल तो खाली कर, चल निकल। स्वाभाविक सी बात है, आपको गुस्सा आएगा, आपका दिमाग खराब होगा। यही हुआ है इनके साथ। सब अपने अपने घर में रहते, अचानक ये बोल दिया गया सबका विलय किसमें? ब्रिटिश शासन में। कौन? डलहौजी। इधर बादशाह को बोल रहा है कि बादशाह को उपाधि त्याग, बादशाह को उपाधि त्याग, तेरा पेंशन बंद। तो बहादुर शाह भी ना याद किया होगा ना किसको? फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को सोचा होगा यही दिया था, मेरा पूर्वज है, परमिट किनको? अंग्रेजों को। आज मेरे को ही बाहर निकाल रहे। उधर ऊपर में बैठ के ना अकबर और औरंगजेब और फर्रुखसियर, समझ में आ रहा है? और औरंगजेब सोच रहा होगा नीचे देख करके किसको? बहादुर। क्या तू मतलब हम लोग का क्या रखा है? वो औरंगजेब, वो अकबर है, बहादुर शाह की ये स्थिति कर दिए थे ना, बहादुर शाह द्वितीय जफर की। कौन कर दिया था? डलहौजी। ये राजनीतिक कारण था, राजनीतिक कारण ना। राजनीतिक कारण में ये दो कारण ना, एक क्या आपका सहायक संधि, एक क्या आपका हड़प नीति। पृष्ठभूमि कहां से तैयार हुआ? आपका प्लासी और बक्सर से। क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूं? पृष्ठभूमि कहां से तैयार हुआ? आपका प्लासी और बक्सर से। कारण में पहला कारण क्या बोला मैं? आर्थिक कारण। आर्थिक, ठीक, शोषण तो हो रहा था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कृषि उद्योग धंधों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। आर्थिक कारण क्लियर हुआ होगा। दूसरा जो था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में याद रखिएगा, एक आपका बहादुर शाह जफर को बादशाह के पद से हटाना, पेंशन बंद करना, नाना साहब का पेंशन बंद करना, उसके अलावा हड़प नीति लागू करना, और उसके पहले सहायक संधि, ये सारे जो थे राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक के साथ में ही प्रशासनिक भी याद रखना, ये दोनों एक ही साथ है, प्रशासनिक कारण।
देखिए, कोई कितना भी शिक्षित वर्ग क्यों ना हो, हिंदुओं में, मुस्लिमों में, भारतीयों में, वो उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो ऊंचे पद पर नहीं जा सकता। यह स्थिति थी। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण एक साथ याद रखिए। तीसरा जो था, तीसरा जो है वो आपका सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, सोशल एंड रिलीजियस कॉज, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। देखिए, धार्मिक कारण ना, धार्मिक, भारतीय धर्म के जो भी लोग थे, भारतीय धर्म मतलब उसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन सब आ रहे हैं। भारतीय धर्म के खास करके हिंदू और मुस्लिम वर्ग, हिंदू और मुस्लिम धर्म को बिल्कुल हीन भाव से देखते थे ना। कौन? ईसाई। कौन? ईसाई। तो एक तो सबसे बड़ा चीज यही था कि बिल्कुल हीन भाव से देखना। किनको? हिंदू मुस्लिमों को। उसके साथ साथ एक बार ऐसा हो चुका था, डलहौजी जो है वो जूता पहन के अमृतसर के दरबार साहब में चला गया। यह हो चुका है। कहां पे? डलहौजी के द्वारा, अमृतसर में। तो धार्मिक भावनाएं जो थी वो आहत हो रही थी। सामाजिक कारण अभी के हिसाब से लगता जरूर है हमें कि अब सही था, लेकिन उस समय के हिसाब सही नहीं था। वो क्या था कि जो ईसाई हैं उन्हीं को उनके पैतृक संपत्ति पे जो है अधिकार मिलेगा। पैतृक संपत्ति पे किनको? केवल क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को। सभी जात के लोग एक साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं। यह भी सामाजिक कारण। उस समय वो चीज नहीं था ना, अब वो चीज सही है। सब जात के लोग एक साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं। ईसाइयों को पैतृक संपत्ति पे अधिकार है। विधवा पुनर्विवाह, उसको प्रतिबंध जो था उसको लागू किया गया, विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया। सती प्रथा पर रोक लगाई गई। तो ये सारे काम, ये सामाजिक कारण भी थे ना, जिसके प्रति आक्रोश था अंग्रेजों के प्रति, जिसके लिए आक्रोश था अंग्रेजों के प्रति। तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण याद रखिएगा, ये सारे कॉज। उसके बाद चौथा जो था वो क्या था? सैन्य कारण। सैन्य कारण, सैन्य कारण ना, ये चौथा जो था। सैनिकों में अराजकता तो था ही अंग्रेजी शासन को लेकर के। इसीलिए 1764 को भी यदि देखोगे, बक्सर का जो युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध अंग्रेज वर्सेस शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, ये था, है ना। तो अंग्रेजी सेना का 24 सैनिक ऐसे थे अंग्रेजी सेना के, क्लाइव की सेना के, जो जाकर के मीर कासिम से मिल गए थे। तो सैनिक विद्रोह यहां पे भी हुआ था, बक्सर के युद्ध में। सैनिक विद्रोह 1806 में भी हुआ है, 1806 में वेल्लोर में, 1824 में भी हुआ है। कई ऐसे सैनिक विद्रोह हैं जो हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सैन्य जो अधिकारी होते थे, सैन्य जो सेना होता था, अंग्रेजी सेना, उसमें भारतीय सैनिक होते तो थे, लेकिन उनको उचित वेतन नहीं मिलता था, उनको सही खान पान उनका नहीं था, उनको हीन भाव से देखा जाता था। वो कभी भी सेना में अधिकारी के पद पर, ऑफिसर रैंक पे कभी नहीं जा सकते थे। उनके लिए अंतिम जो पद था वो था सूबेदार। क्या था? केवल सूबेदार हो सकते थे, वो अधिकारी नहीं बन सकते थे। उसके अलावा काले और गोरे का रंग भेदना, काले गोरे का भेद था। इन सारे कारणों से सैनिक काफी ज्यादा आक्रोशित थे, परेशान थे। क्लियर है? यह सैन्य कारण था। तो देखिए, यहां से सारे पहलू पकड़ में आना। 57 और 64 ये पृष्ठभूमि बनाया 57 क्रांति का, क्योंकि यहीं से अंग्रेज जमे थे और इन दिनों में अपने आप को स्थापित किए, पूरी जर्नी अपने आप को स्थापित किए थे। फिर उसके बाद 57 क्रांति लड़े हैं। मतलब आप समझ ले, इतने पावरफुल हो चुके थे कि डलहौजी को देखो कि सीधा सीधा इन राज्यों को क्या करना, ब्रिटिश शासन में मिलाना। मतलब यह स्थिति आ चुकी थी, ये सब न्यूट्रल हो चुके थे इनके सामने। और जब अवध का विलय हुआ ना, तो अवध का विलय तो मतलब पीक पे था, ऐसा हो चुका था। ये वही अवध है ना जो अंग्रेजों का समर्थक, जब इसकी स्थिति ये हो सकती है, अवध के साथ यदि ऐसा अंग्रेज कर सकते हैं, मतलब अंग्रेज किसी के नहीं है, ये किसी भी राज्य के साथ कर सकते हैं। मतलब लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, किसकी? 57 क्रांति की। क्लियर है? तो एक आपका आर्थिक कारण, ये सारे पहलू जो बताया, कृषि को लेकर के, कुटीर उद्योगों को लेकर के,
इनामी आयोग को लेकर के, ये सब आर्थिक कारण था। उसके बाद में ये पृष्ठभूमि बनाया, फिर उसके बाद में ये दोनों जो था ये आपका राजनीतिक कारण है। उसके अलावा बहादुर शाह का, नाना साहब का पेंशन को बंद करना, किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। क्लियर है ना? ये ध्यान रखिएगा, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। शिक्षित वर्ग भी है, उच्च वर्ग भी है, उनका भी प्रशासन में या शासन में उनकी भागीदारी नहीं है, ये सारी चीजें थी। सामाजिक और धार्मिक याद रखिएगा जो बताया हूं, और उसके बाद क्या आपका सैन्य कारण। सैन्य कारण। अब जब कारण क्लियर हो चुका है तो अब देखते हैं कि विद्रोह कब शुरू हुआ, है ना, और इसकी जो घटनाएं हैं, विद्रोह की घटनाएं, ये हम देखेंगे। ठीक, करिए इसको नोट। देखिएगा अब, एक आपका तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था, और तात्कालिक कारण के साथ में ही हम घटनाओं को देखेंगे, जो घटनाएं घटी हैं तात्कालिक कारण के साथ। देखिएगा, अब इसके लिए आपको पकड़ना है, तात्कालिक कारण के लिए ध्यान दीजिएगा, 23 जनवरी 1857, 23 जनवरी 1857, 23 जनवरी 1857 के बाद में 26 जनवरी 1857, 26 जनवरी 1857, 26 जनवरी 1857 के बाद में 29 मार्च 1857, फिर उसके बाद में 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 के बाद में 24 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857 के बाद में 9 मई 1857, 9 मई 1857 के बाद में 10 मई 1857, 10 मई 1857 के बाद में 11 और 12 मई 1857, 11 और 12 मई 1857। देखिएगा, ध्यान दोगे ना? ध्यान दीजिएगा, ये डेट पकड़ना है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। ये आपका दिल्ली है, दिल्ली। ये है मेरठ, थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, देखिएगा। ये आपका दिख रहा है बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद। ट्रेस कर लो बस ना, ठीक, भले एग्जैक्ट ना बने। देखिएगा, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद। इधर अभी ले रहा हूं बिहार, बिहार का शाहबाद, शाहबाद में आरा और बक्सर, आरा और बक्सर। ये हमारा रायपुर, रायपुर। इधर ये ग्वालियर, झांसी,
ग्वालियर और क्या आपका झांसी, ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता में दमदम, दमदम, और इधर ये आपका ले रहा हूं बैरकपुर, क्या ले रहा हूं, बैरकपुर। ध्यान दीजिएगा ना, हुआ ये था, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा होगा लेकिन ध्यान दोगे, सिर्फ जगह भी फिर से भी लिखूंगा मैं। तत्कालिक जो कारण था, तात्कालिक कारण, और उसके बाद घटनाओं में आएंगे ना, क्या था, ध्यान दीजिएगा। तात्कालिक कारण में जो सैनिक थे, सैनिकों के पास में ब्राउन बेस हुआ करता था। क्या होता था, ब्राउन बेस, ठीक, ब्राउन बेस हुआ करता था। जो बंदूकें होती थी ना, वो क्या थी, ब्राउन बेस थी। तोड़े वाली बंदूक, तोड़ के फिर उसमें कारतूस भरना और फिर चलाना। तो जो पुरानी तोड़े वाली बंदूक थी, उस तोड़े वाली बंदूक की जगह पर जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग जो है उसकी जगह पर एनफील्ड राइफल लाया था। क्या, एनफील्ड, बुलेट मत समझ लेना, एनफील्ड राइफल लाया था ना, जो ऐसे करके चलाते हैं ना, है ना, एक तोड़े वाली बंदूक। तो ब्राउन बेस जो तोड़े वाली बंदूक थी, उसके जगह पे क्या लाया था, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, ठीक। इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस जो लगाया जाता था, जो भरा जाता था, उसको पहले मुंह से काटना पड़ता था। और उस कारतूस में यह पता चला कि इस कारतूस में चर्बी है। क्या है, चर्बी। इस कारतूस में चर्बी है, ऐसा पता चला। उस चर्बी, यदि कारतूस में जो चर्बी थी, उस चर्बी में गाय की चर्बी और उस चर्बी में सुअर की चर्बी, कारतूस में। गाय मतलब क्या, हिंदू गाय की चर्बी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस्लाम में निषेध है ना, समझ में आ रहा है क्या चीज, सुअर प्रतिबंधित है। तो सुअर की चर्बी भी उसमें मिली हुई थी, किसमें, कारतूस, और उसको किससे, मुंह से काट रहे हैं। और यह बर्दाश्त नहीं हुआ, जैसे ही पता चला, यह बर्दाश्त नहीं हुआ, किनको, सैनिकों को, यह उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसके पहले लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल बना, तो एक एक्ट बनाया था, एक कानून बनाया था, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। उस एक्ट में यह कहा गया कि बंगाल के जो सैनिक हैं, जो भावी सैनिक हैं, उनको समुद्र पार भेजा जाएगा युद्ध लड़ने के लिए। और भारतीय सैनिक समुद्र में जाना पाप समझते थे। तो एक तो समुद्र पार जाकर के युद्ध करने की बात कही गई और वो पाप समझते थे, धार्मिक भावनाएं उनकी आहत हो रही थी। गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी को मिलाना, हिंदू और मुस्लिम दोनों को धार्मिक रूप से आहत करना। उसके अलावा सैनिकों को खान पान उनका उचित था नहीं, ठीक नहीं था, उनको सही वेतन नहीं दिया जाता था, सेना में अधिकारी बन नहीं सकते थे। कुल मिलाकर के सैनिकों में अराजकता था, और यह चीज तो उनके बर्दाश्त से बाहर था, गाय और सुअर, क्योंकि सेना में तो हिंदू और मुसलमान दोनों थे। ये एक ऐसा क्रांति था, एक ऐसा रिवॉल्ट था ये 1857 क्रांति। इसमें एक पॉजिटिव चीज ये था कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक थे ना, एक, दोनों एक थे। तो हुआ क्या, 23 जनवरी 1857 ये जो एनफील्ड राइफल आया था, इसको चलाने का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण 3 जगह पे दिया जा रहा था। दमदम मतलब आपका कलकत्ता बंगाल, दमदम के बाद अंबाला मतलब हरियाणा, और तीसरा आपका सियालकोट, वो कहां पे, आपका पाकिस्तान। तो दमदम, अंबाला और सियालकोट, इन 3 जगहों पे प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक। दमदम के सैनिकों को यह पता चला 23 जनवरी 1857 को, 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों को पता चला कि इस कारतूस में क्या है, चर्बी, और चर्बी किसका, गाय और सुअर का।
तो एनफील्ड राइफल और इस कारतूस का अंग्रेजी सरकार का विरोध हुआ कब? आपका 23 जनवरी 1857। कहां पे? दमदम में। कहां पे? दमदम में। वही विरोध 26 जनवरी 1857 को बहरामपुर में, यह भी बंगाल ना, दमदम और बहरामपुर दोनों में। 29 मार्च 1857 नेटिव इन्फेंट्री का 34वां ना 34th नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन था, उसमें सैनिक था कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे ना 29 मार्च 1857 को व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनली ना, व्यक्तिगत तौर पे उस कारतूस का, उस एनफील्ड राइफल का विरोध किया वो, कि मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा ऐसे करके अपने जो उच्च अधिकारी थे सेना में, जो अंग्रेज थे, उनको मार दिया। कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे मारा। मंगल पांडे को फांसी दी गई कब? 8 अप्रैल 1857। देखिए घटना ना कैसे होते जा रहा है। मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857। किसी किसी किताब में कहीं कहीं पे 29 मार्च ही लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअल फांसी कब हुआ है आपका? 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को फांसी दी गई। इसी कड़ी में 24 अप्रैल 1857 तीसरी देसी घुड़सवार सेना में 90 सैनिक थे जो इस कारतूस का, इस चीज का विरोध किए। 90 जन। 90 में से 85 को बर्खास्त कर दिया गया। 85 सैनिकों को बर्खास्त। यह मेरठ के आसपास हुआ ना। तो जब 24 अप्रैल को यह घटना घटा, 85 सैनिक बर्खास्त किए गए, तो 9 मई 1857 उन सैनिकों को छुड़ाया गया बाकी लोग के द्वारा, भागे वहां से, जो भी हुआ। और 10 मई 1857, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ना, 10 मई 1857 मेरठ छावनी के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। किसके द्वारा? मेरठ छावनी के सैनिकों के द्वारा। कब किया गया? 10 मई 1857। मेरठ है ना, पास में है दिल्ली, मेरठ से दिल्ली। ये मेरठ छावनी के जो सैनिक थे वो चले गए 11 तारीख को। कहां पे? दिल्ली में। दिल्ली पहुंच गए। 11 तारीख को दिल्ली पहुंचे, 12 को पूरे दिल्ली पे कब्जा कर लिए, घेर लिए। कौन? सैनिक जो थे। दिल्ली शस्त्रागार का जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, उसको मार दिए ना। कौन? सैनिक लोग। और 12 तारीख को दिल्ली को पूरे अपने कंट्रोल में ले लिए। और जो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बादशाह का टाइटल त्यागने कहा गया था, उसी बहादुर शाह द्वितीय जो वृद्धावस्था में भी जा चुका था ना, उसको अपना नेता घोषित कर, गलती यही कर दिए सैनिक लोग। बहादुर शाह द्वितीय को नेता घोषित कर दिए, सम्राट घोषित कर दिए, फिर से वापस ना। कौन? सैनिक। कब किए? 12 तारीख को, 12 मई 1857। कहां पे? दिल्ली में। तो देखिएगा, ये दिल्ली है। अब कहां पे कौन कौन है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। यहां तक क्लियर है ना? एक आपका तात्कालिक कारण, और घटनाओं में हम कहां तक रुके हैं? 12 मई तक। अब यहीं से कंटिन्यू करूंगा। जहां जहां पे विद्रोह हुआ है, ये जितने भी जगह दिख रहे हैं, बैरकपुर तो है, ये आपका दिख रहा है बैरकपुर में कौन? अभी बताया हूं ना, कौन? मंगल पांडे। अब जितने जगह पे विद्रोह हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन था, दमनकर्ता कौन है, ये सब चीजों को देखते हैं हम। इसको नोट करिए। देखिए, पहले देखेंगे विद्रोह का स्थान कहां कहां हुआ। विद्रोह के स्थान के बाद उसका नेतृत्वकर्ता, लीडर कौन था, और उसके बाद में दमनकर्ता, सप्रेसर, दमनकर्ता ना, नेतृत्वकर्ता, और उसके बाद क्या आपका? दमनकर्ता। तो ध्यान दीजिए,
पहले नंबर पे दिल्ली, दिल्ली के बाद में लखनऊ, तीसरा कानपुर, कानपुर के बाद में इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद में फैजाबाद, फैजाबाद, इलाहाबाद फैजाबाद के बाद में मेरठ, मेरठ फिर बरेली, मेरठ और बरेली, मेरठ बरेली के बाद में जगदीशपुर बिहार, जगदीशपुर बिहार मतलब आपका शाहबाद, फिर आपका जगदीशपुर बिहार के बाद में मध्य भारत, मध्य भारत, मध्य भारत के बाद में झांसी, झांसी, और 11वें नंबर में हम देखेंगे ना हमारा रायपुर जो है। और भी कई स्थान थे लेकिन जो 11 हैं, और क्षेत्रीय में तो और कई जगहों पे हुए हैं, देखिएगा ये 10 पकड़ना है। अब इसमें से दिल्ली, दिल्ली में नेतृत्व करता कौन? तो बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय जफर, बहादुर शाह जफर, और साथ में जनरल बख्त खां, बख्त खाना, ये ध्यान रखिएगा। जनरल बख्त खां, ये लोग क्या किए, एक विलोबी करके अधिकारी था, शस्त्रागार, दिल्ली का जो शस्त्रागार था वहां पे एक विलोबी करके एक अधिकारी था, विलोबी, उसको मारे कौन? जो विद्रोही सैनिक थे, विद्रोही सैनिकों के द्वारा विलोबी को मारा गया। ये कब की घटना है? 11 तारीख की, 11 मई 1857। 12 मई पूरे दिल्ली पे कब्जा किया गया। तो उसके बाद दमनकर्ता में एक आपका हडसन, याद रखिएगा, कौन? हडसन, ठीक। हडसन के बाद में याद रखिएगा एक आपका हडसन, दूसरा बर्नार्ड, ठीक, और तीसरा निकोलसन। कहीं पे हडसन और निकोलसन लिखता है, कहीं कहीं पे हडसन और बर्नार्ड लिखता है। जो आखिरी तक टिका हुआ था ना वो कौन था? हडसन। बहादुर शाह द्वितीय के, बहादुर शाह द्वितीय जो जफर था उसके पुत्रों को, दोनों को ना, दोनों पुत्र को और उसके पौत्र को, पोते को मारने वाला यही था ना, कौन? आपका हडसन। लाल किले के दरवाजे पे मारा था, कौन मारा था? हडसन मारा था। अबू बकर जो था उसका पोता, उसको ही मारा था ना, कौन? हडसन। तो देखिए बहादुर शाह द्वितीय जफर और बख्त खान नेतृत्वकर्ता में याद रखिएगा, दमनकर्ता कौन है आपका? हडसन, बर्नार्ड और निकोलसन। लखनऊ, लखनऊ ना, लखनऊ में वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, हजरत महल, और उसका उत्तराधिकारी पुत्र बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर, ठीक। जब कुशासन का आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी के द्वारा जब अवध का विलय किया गया, किसमें? आपका ब्रिटिश शासन में, तो ये दोनों मिलकर के बेगम हजरत महल जो है बिरजिस कादिर को उत्तराधिकारी घोषित की अवध की। राजधानी तो क्या था? लखनऊ था। बिरजिस कादिर उत्तराधिकारी, उसको नवाब बनाई, और समानांतर की सरकार चल रही थी, बिल्कुल पैरेलल में सरकार चलाई ना, कौन? हजरत महल।
तो ध्यान रखिएगा नेतृत्वकर्ता में कौन, हजरत महल और कौन, ब्रिजेश कादिर। यहां पे दमनकर्ता में याद रखिएगा कर्नल कैंपबेल, कैंपबेल कहां पे, लखनऊ में। कानपुर में पेशवा नाना साहेब धोधुपंत, और नाना साहब के साथ रामचंद्र पांडुरंग, ये नाम याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग मतलब कौन, तात्या टोपे। ये दोनों लड़े थे ना, कहां पे, आपका कानपुर में। एक तो हो गया आपका दिल्ली, दिल्ली के बाद में लखनऊ, लखनऊ के बाद क्या आपका कानपुर। तो नाना साहब और कौन, तात्या टोपे। इसका भी दमन करता ना कौन था, कैंपबेल। कौन था, कैंपबेल। ठीक। इलाहाबाद, इलाहाबाद लियाकत अली। कौन, लियाकत अली। और यहां के इलाहाबाद का दमन करता याद रखिएगा कर्नल नील, कर्नल नील। कहां पे, इलाहाबाद। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। कहां पे, फैजाबाद। यहां पे याद रखिएगा टेलर एवं आयर। कहीं कहीं पे कर्नल नील भी लिखता है, लेकिन यही याद रखिएगा टेलर एवं आयर। कहां पे, फैजाबाद। याद रहेगा। मेरठ, मेरठ, मेरठ में कदम सिंह। कौन, कदम सिंह। इसका दमन करता नहीं है, केवल मेरठ में याद रखिए कदम सिंह। बरेली, बरेली, बरेली में याद रखिएगा खान बहादुर। नेतृत्वकर्ता में ना कौन, खान बहादुर। जगदीशपुर बिहार मतलब आरा और बक्सर, यहां पे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। और इसका दमन करता ना जगदीशपुर बिहार का, ध्यान रखिएगा, इसका दमन करता जो है कुंवर सिंह ना, नेतृत्व करता तो कुंवर सिंह। विंसेंट टेलर। कौन, विंसेंट टेलर। कहां पे, जगदीशपुर बिहार। मध्य भारत ग्वालियर वाले क्षेत्र में कौन, तात्या टोपे। ध्यान रखिएगा। बाद में झांसी में आकर के मिला था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, ये ध्यान रखिएगा। देखो दिल्ली जो है बहादुर शाह जफरना और जनरल बख्त खां। दिल्ली ये अंग्रेजों के कंट्रोल में, दिल्ली जो है ये 20 सितंबर को आ गया था, 20 सितंबर 1857 को, ये ध्यान रखिएगा। 20 सितंबर 1857 कंट्रोल में आ गया था ना। विद्रोह तो कब शुरू हुआ आपका, 11 तारीख को, 11 मई 1857 ना। 11 मई 1857 याद रखिएगा, दिल्ली का बता चुका हूं। लखनऊ, लखनऊ जो है ये 4 जून है, 4 जून 1857 लखनऊ है, ध्यान रखिएगा, 4 जून ना। कानपुर, कानपुर, कानपुर जो है ये 5 जून है, 5 जून 1857, ये ध्यान रखिएगा, 5 जून 1857। इधर झांसी ये भी आपका 4 जून है, 4 जून 1857, ये शुरू हुआ था ना 4 जून 1857। कहां पे, झांसी में, ये ध्यान रखना। इलाहाबाद ये भी 5-6 जून है। लगभग सभी जो है, देखिए जिसका डेट याद रखना था वो बताया हूं मैं आपको, जून 1857। इसमें याद रखिएगा झांसी का नेतृत्व करता ना किसके द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व की थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इसका दमन करता याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूरोज। ह्यूरोज ना, अंग्रेज अधिकारी कौन, ह्यूरोज। थक चुका था, छका दी थी ना कौन, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे दोनों मिलकर के लड़े थे। ग्वालियर के सिंधिया
का साथ न देना, ग्वालियर किले पे कब्जा करना, खैर उतने में भी जाने की जरूरत नहीं। जो प्रमुख घटनाएं 10 जो हैं उसको याद रखिएगा। झांसी की नेतृत्व करता कौन? रानी लक्ष्मीबाई। दमन करता कौन? हीरोज। ये ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई जो है वीरगति को प्राप्त हुई थी ना, वीरगति को प्राप्त हुई थी, कब हुई थी तो ध्यान रखना, 17 जून 1858, 1858 में बोल रहा हूं। शुरू कब हुआ था? 4 जून 1857 है ना, यहां पे क्या है? 58 है। वीरगति को प्राप्त हुई थी ना कब? 17 जून 1858। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर है? तो एक क्या देखे? दिल्ली। दिल्ली के बाद में क्या? लखनऊ। लखनऊ के बाद क्या है? कानपुर। कानपुर के बाद में फिर उसके बाद इलाहाबाद, फैजाबाद, ये हो गया। फिर इलाहाबाद फैजाबाद के बाद में बरेली, मेरठ, ग्वालियर। तो ग्वालियर मतलब वो मध्य भारत वाला जो हिस्सा था, तात्या टोपे जो लड़े। फिर उसके बाद झांसी, इधर जगदीशपुर बिहार मतलब आरा वाला क्षेत्र, पूछ चुका है इसको सीजीपीएससी आरा को। मैच द फॉलोइंग पूछा है ना एक बार। दमदम में इसकी शुरुआत, मतलब यदि देखा जाए चर्बी वाला कारतूस ये कहां से फैला था? आपका दमदम से। मंगल पांडे कहां से विद्रोह किया था? बैरकपुर से, बंगाल में आता है ये बैरकपुर। रायपुर, रायपुर ना, 57 क्रांति जब पढ़ी रहे तो क्यों छोड़े हम। रायपुर नेतृत्वकर्ता शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह नेतृत्वकर्ता। दमनकर्ता कैप्टन स्मिथ। कैप्टन स्मिथ। डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट। शहीद वीर नारायण सिंह नेतृत्वकर्ता, चार्ल्स सी इलियट उस समय डिप्टी कमिश्नर, और दमनकर्ता में ना याद रखिएगा ना कौन? आपका कैप्टन स्मिथ। तो इतना जो है ये प्रमुख घटनाओं में याद रखोगे ना, जहां जहां पे विद्रोह हुआ है। क्लियर है? अब उसके बाद विद्रोह की घटनाओं को देखने के बाद में यह विद्रोह असफल तो हुआ, इसमें दिख तो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लिए थे, बराबरी से भाग लिए थे, हिंदू मुस्लिम में एकता थी, और हम इस युद्ध को, इस क्रांति को हम हारे। भारत जो है यहां पे समझ में आ रहा है, भारत जो है वो हारा ना। अब क्लियर है यहां से कि हमें अगला जो देखना है, इसका परिणाम देखना है कि इसका क्या परिणाम, दूरगामी परिणाम क्या हुए। असफलता ये मिली तो असफलता के क्या कारण थे, और उसके बाद में इसका स्वरूप कैसा था, इतिहासकार कौन, इतिहासकार क्या बोला है, उस पर चर्चा करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, प्रमुख घटनाओं के बाद में असफलता के कारण। यहां से भी प्रश्न पूछता है ना, विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? हम हारे थे क्योंकि। तो सबसे पहला जो है वो था योग्य नेतृत्व ना होना। कोई सही लीडर ही नहीं था। बहादुर शाह जफर इसको नेता बनाए थे, खुद की इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। योग्य नेतृत्व होता तो हो सकता है हमें सफलता मिलती, योग्य नेतृत्व ना होना। दूसरा, विद्रोह से शिक्षित वर्ग जो है वो दूरी बना के रखा था। शिक्षित वर्ग की दूरी विद्रोह से ना बिल्कुल तटस्थ थी, दूरी बना के रखी थी। तीसरा, जमींदारों का साथ ना आना, जमींदारों का साथ में ना आना। चौथा, संगठन की कमी, संगठन की कमी। पांचवा,
आधुनिक हथियार का ना होना, आधुनिक हथियार का ना होना, यह सब असफलता के कारण है। आधुनिक हथियार कमी थी, संगठन की कमी थी, योग्य नेतृत्व नहीं था, शिक्षित वर्ग इससे पूरा दूरी बना करके रखा था, जमींदारों का साथ नहीं मिला। मतलब ऐसा था कि जो भुगते हैं, जो राज्य जिनको अंग्रेजों से दिक्कत था वही पार्टिसिपेट किए हैं, सैनिकों को दिक्कत था वो लड़े हैं, बाकी जो है वो बिल्कुल तटस्थता बनाए रखे, दूरी बनाए रखे, बिल्कुल उसमें साथ नहीं दिए। यह असफलता के कारण है। इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या निकला? तो देखिए, दूरगामी परिणाम तो काफी कुछ है। सबसे पहला चीज तो यह कि हिंदू और मुस्लिम इसमें एक दिखे। हिंदू मुस्लिम, यहां से जो है राष्ट्रीयता की भावना ये जागृत हुई। राष्ट्रीयता, एकता, यूनिटी यहां से देखने मिला। ऐसा लगा कि किसी भी विदेशियों के खिलाफ, विदेशी आक्रमण, किसी भी चीज के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ सकते हैं। राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। उसके अलावा कंपनी का शासन समाप्त किया गया। कंपनी का शासन जो है यह क्या हुआ? समाप्त हुआ। कंपनी का शासन समाप्त हुआ। गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग, ये ध्यान रखिएगा ना, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। महारानी का घोषणा पत्र आया जिसको 1 नवंबर 1858, लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 महारानी का घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन जो है, पूरा भारत का शासन ये कौन करेगी? अब ब्रिटिश क्राउन। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। भारत का पहला वायसराय। शासन में भारतीयों की भागीदारी नहीं होती थी। अभी कम से कम ऐसा हुआ कि भारतीय सचिव, भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव का जो सीधे सीधे कैबिनेट का सदस्य होता था, कैबिनेट सदस्य होता था ना, कौन? भारत सचिव। जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। किसके प्रति? संसद के प्रति। तो ये सारी चीजें जो हैं, उसके अलावा भारतीयों के धार्मिक किसी भी चीज में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करना, तोपखानों को अंग्रेजी सेना के ही दायरे में रखना, ये सारे बदलाव होते गए। लेकिन 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति, ये ऐसा छाप छोड़ा कि यहां इसका दूरगामी परिणाम देखने मिला है। 57 में जैसे हिंदू और मुस्लिम एक थे, वैसे ही 1920 असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ना, गांधी जी के नेतृत्व में। फर्क केवल इतना था कि यह हिंसक था, यह बंदूक के नोक पर लड़ा गया था, हिंसक था, यह अहिंसक था। यहां पे भी हिंदू मुस्लिम एक थे, यहां पे भी हिंदू मुस्लिम एक थे। जैसे इस समय लगा था कि आजादी मिलेगी, वैसे यहां पे भी लगा था कि आजादी मिलेगी। लेकिन ये अहिंसा के बेस पे इसको किया गया था ना। और चौरी चौरा एक कांड जो हुआ, चौरी चौरा, उससे आहत होकर गांधी जी इसको रोक दिए। 20 के बाद में 30 यहां पे तो हिंदू मुस्लिम एक थे, यहां पे नहीं थे सविनय अवज्ञा में। 20 ये स्वराज, केवल स्वराज। 30 सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वतंत्रता। क्लियर है? तो ये क्रांति जो है, ये लड़ाई जो है, ये हमको काफी ज्यादा सीख दिया। सबसे जो जरूरी था वो क्या था, जो हमें मिला इस क्रांति से, वो क्या? राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। हम एक हुए, एकता दिखाना कि हां हम किसी ताकत के विरुद्ध जा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। हमें एकजुट किया ना, क्या हमने खोया जरूर, लेकिन यहां से कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा। कहां से?
57 क्रांति से। तो एक असफलता का कारण, दूसरा क्या आपका परिणाम, ये याद रखिएगा। देखिए 57 क्रांति के स्वरूप को कुछ इतिहासकार क्या बोले हैं। तो एक इतिहासकार लॉरेंस और सीले, ये दो जन हैं, दोनों एक ही बोले हैं। लॉरेंस और सीले, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, लॉरेंस और सीले बोले कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सैन्य विद्रोह था बोले। कौन? लॉरेंस और सीले, सैन्य विद्रोह। दूसरा इतिहासकार आउट्रम और टेलर, ये दो जन, आउट्रम और टेलर, ये इन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र कौन बोले? आउट्रम और टेलर, आउट्रम और टेलर। तीसरे में याद रखिएगा एल.आर. रीज, एल.आर. रीज, एल.आर. रीज। एल.आर. रीज बोले धर्मांधों का, धर्म के अंधों का, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र ने कौन बोला? एल.आर. रीज। फिर उसके बाद बेंजामिन डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली राष्ट्रीय विद्रोह बोले। क्या बोले? राष्ट्रीय विद्रोह। पांचवें में याद रखिएगा टी.आर. होम्स, इतिहासकार ना, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, ऐसा कौन बोले? टी.आर. होम्स। फिर उसके बाद वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, यह सुनियोजित राष्ट्रीय संघर्ष था। क्या था? सुनियोजित राष्ट्रीय संघर्ष, ऐसा कौन बोले? वी.डी. सावरकर। और लास्ट में याद रखिएगा आर.सी. मजूमदार, आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार बोले तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ये किसका स्टेटमेंट है? आर.सी. मजूमदार का। तो ये 7 का याद रखिएगा, लॉरेंस सीले, आउट्रम टेलर, एल.आर. रीज, बेंजामिन डिज़रायली, टी.आर. होम्स, वी.डी. सावरकर और आर.सी. मजूमदार। क्लियर है? और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आप लगाइएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, थैंक यू।